तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीरें लगभग साफ होती नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए लगभग तय माना जा रहा है। तो वही सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी चर्चा तेज हो चली। सूत्रों के अनुसार रूपा गांगुली को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जबकि दूसरा उप मुख्यमंत्री दार्जिलिंग क्षेत्र से किसी पुरुष विधायक को बनाए जाने की भी संभावना है। अब बताया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी गृह विभाग अपने पास रख सकते हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद आज शाम औपचारिक घोषणा हो सकती है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित होने जा रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। तो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर जो सुगबुगाहट थी और अनुमान जताया जा रहा था कि शायद शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इसी पर सवाल करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर सीनियर मनोज ब्रह्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जो अटकलें लगाई जा रही है कि एक तो शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, ये जो पृष्ठभूमि है जो हम देखते आ रहे हैं तमाम अलग अलग राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, लेकिन बंगाल के मामले में कोई भाषाई राज्य है और वहां पर अगर हम देखा जाए तो शुवेंदु अधिकारी का लंबा संघर्ष रहा, क्योंकि लेफ्ट हैंड माने जाते थे शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के। वहां से वो पार्टी से हटे, उसके बाद वो बीजेपी में आए और लंबा संघर्ष उनका रहा। 3 से 77, 77 से 206 सीटों पर वो पहुंचे हैं। क्या इस बात का क्रेडिट सिर्फ शुवेंदु अधिकारी को मिलने जा रहा है, कुछ और इसके पीछे क्या पटकथा लिखी जा रही है? कौन बनेगा वो चेहरा मुख्यमंत्री का बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल में? देखिए, इतनी बड़ी जीत केवल शुवेंदु अधिकारी के भरोसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नहीं मिली है। बीजेपी 3 दशक से भी ज़्यादा वक्त से वहाँ संघर्ष कर रही है। जो बीजेपी के पहले संस्थापक थे जनसंघ के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो खुद पश्चिम बंगाल से आते हैं और पहले चुनाव में बीजेपी ने वहाँ खाता खोल लिया था। लेकिन उसके बाद 3 दशक तक बीजेपी के लिए वहाँ लगातार सूखा रहा। बीच बीच में गोरखा मुक्ति मोर्चे के सहयोग से वो दार्जिलिंग की एक लोकसभा सीट जीतती रही और विधानसभा एकाधिक विधायक उनके रहे। जो आपने जिक्र किया कि पिछले चुनाव तक हमने देखा था कि लग रहा था कि बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन 38% वोट शेयर और 73 सीटों पर सिमट जाने के बाद पार्टी ने नए सिरे से रणनीति बनाई। खुद अमित शाह ने 1-to-1 फीडबैक लिया, संघ के कार्यकर्ताओं को फिर से जागृत तैयार किया गया और जो कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे थे पिछले 1.5 दशक से ममता के शासनकाल में या उसके पहले कम्युनिस्ट शासनकाल में, उन सबको नए सिरे से तैयार किया गया। 1-to-1 मार्किंग की गई, गांव-गांव में बैठकें की गई और एक भरोसा दिलाया गया लोगों को कि जैसा पिछले चुनाव में हुआ था कि जब चुनावी नतीजे आए थे मई में 2021 में, उसके बाद बड़ी व्यापक हिंसा हुई थी और बीजेपी समर्थकों की हत्या हुई थी। 50 से ज़्यादा हज़ारों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा था। वो कई लोग दहशत के कारण वोट नहीं डाल पाए थे। पहले SIR से फर्जी नाम हटाए गए, उसके बाद लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स लगा के भरोसा दिलाया गया कि वहाँ पर कोई हिंसा जैसी चीज़ नहीं होगी, आप निर्भीक होकर वोट डालिए। जब नतीजे आए तो 207 सीटें बीजेपी ने वहाँ जीती हैं और TMC 80 सीटों पर सिमट गई। शुवेंदु अधिकारी का दावा इसलिए मजबूत होता है कि पहले तो वो TMC से आए हुए हैं, वहाँ पर उनको प्रशासनिक अनुभव है और दूसरा उनके साथ 2021 के इलेक्शन के पहले बड़ी संख्या में TMC के कई बड़े नेता शामिल हुए थे बीजेपी में। उनमें से कुछ चुनाव जीते थे, कुछ चुनाव हार गए थे। जो चुनाव हार गए वो भी TMC में चले गए थे और कुछ इस्तीफा देकर TMC में चले गए थे। लोकसभा में भी हमने देखा था जो केंद्रीय मंत्री थे बाबुल सुप्रियो, उन जैसे चेहरे ने चुनाव बीजेपी का साथ छोड़ा और वापस TMC में गए और वहाँ पर अच्छी पोजीशनों पर वो पहुँच गए थे। लेकिन शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ बने रहे। इस बार भी चुनाव में हमने देखा कि भवानीपुर सीट जो कि ममता बनर्जी का गढ़ मानी जाती है और पिछले चुनाव में वो उपचुनाव में 60,000 वोटों से जीती थी, वहाँ शुवेंदु अधिकारी को उतारा जाता है। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को 15,000 वोट से हरा देते हैं और जो पहली पॉलिटिकल हत्या होती है वो शुवेंदु अधिकारी के जो रणनीतिक सलाहकार उनके पीए हैं रथ, उनकी होती है। तो शुवेंदु अधिकारी ने भरोसा कायम करके दिया केंद्रीय जो नेतृत्व बीजेपी का उसको कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी उन पर भरोसा कर सकती है और बीजेपी ने भी उन पर भरोसा जताया। 5 साल वो LOP रहे विधानसभा में और ममता बनर्जी सरकार को घेरने का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे वो सड़क पर हो। उन्होंने काडर को मनोबल दिया कि हम TMC के गुंडों से भी लड़ सकते हैं, उनके काडर से भी लड़ सकते हैं। और यही कारण है कि आज जब पहली तस्वीर आई एयरपोर्ट पर, तो अमित शाह का स्वागत करने जब वो पहुँचे थे केंद्रीय गृह मंत्री का, तो
अमित शाह उनकी पीठ थपथपाते हैं, उसके बाद होटल में अलग से उनसे मुलाकात होती है। और अब से कुछ देर पहले खबरें आई है कि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के निर्वाचित विधायक है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। 5 बजे विधायक दल की बैठक में औपचारिक ऐलान हो सकता है। और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी पश्चिम बंगाल की पहली बार ऐसा है कि केंद्र में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह किसी राज्य में मुख्यमंत्री के चयन में पर्यवेक्षक के रूप में जा रहे हैं, और दूसरे जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी का प्रशासनिक अनुभव है, क्योंकि बीजेपी पहली बार 7 दशक बाद वह पहली बार सत्ता में आ रही है, तो बीजेपी के ऐसे कई कुछ नेता हैं जिनको केंद्र में मंत्री होने के कारण प्रशासनिक अनुभव है, लेकिन राज्य के प्रशासन का उनको कोई अनुभव नहीं है। और जब हम देख रहे हैं कि राज्य में जो तृणमूल कांग्रेस का केडर जो है वो नीचे तक सिस्टम में पेड़ बना चुका है, चाहे वो सरकारी सिस्टम हो, पुलिस हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जैसा नेता ही उनसे निपट सकता है। यही खबर ये भी आ रही है कि एक महिला मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी हो सकती है, रूपा गांगुली, जिन्होंने हमने देखा महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाया था, बाद में बीजेपी में शामिल हुई, बीजेपी से वो लोकसभा में भी सांसद रही हैं, राज्यसभा में भी उनको भेजा गया और हाल में विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया था और वो चुनाव चढ़ के जीती भी है। एक महिला चेहरा हो सकती है और एक खाटी बीजेपी से आया हुआ किसी एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री पद बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले पश्चिम बंगाल में उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। जब ज्योति बसु की सरकार थी तब एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की परंपरा थी, बाद में तृणमूल कांग्रेस में परंपरा है नहीं, लेकिन अब बीजेपी ने कई राज्यों में इस फार्मूले को आजमाया, चाहे वो बिहार की बात करें हम, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हरियाणा की, चाहे उत्तर प्रदेश की, तो इसी फार्मूले पर अमल भी किया जाएगा। लेकिन खबर ये भी है कि शायद गृह मंत्रालय शुभेंदु अधिकारी को वहाँ कीजिए दिया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का वहाँ पर बीजेपी ने देखा है, जो गुंडा राज हमने देखा है, और जो बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ ख़त्म हो गई है, कटमनी, गुंडा राज, माफिया राज, घुसपैठ, ये ऐसे मुद्दे जिनको लड़कर बीजेपी ने चुनाव जीता, तो इनसे निपटने के लिए गृह विभाग ऐसा एक बड़ा डिपार्टमेंट होता है। और बीजेपी चाहती है कि एक सुलझा हुआ आदमी और मुख्यमंत्री के पास रहे, ताकि वो अपने हिसाब से गृह विभाग को चला सके और जो करप्शन, क्राइम और घुसपैठ है उस पर कंट्रोल कर सके। पर सवाल ये सर कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने क्या ये पटकथा पहले ही लिख दी थी शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से, जब ममता बनर्जी जो कि अपने चीफ मिनिस्टर रहते हुए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उतरी थी और वहां से हार गई थी। नंदीग्राम सबसे स्ट्रांग सीट मानी जाती शुभेंदु अधिकारी के, उसके बावजूद शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ नंदीग्राम से लड़े बल्कि भवानीपुर से लड़े और भवानीपुर में ममता बनर्जी को हरा दिया। तो अब एक और दिलचस्प चीज है कि क्या नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी? चीफ मिनिस्टर तो बनी रहेगा कि जो सिलेक्शन है उसके हिसाब से तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन क्या भवानीपुर सीट में रहेंगे वो, नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे? सर किस तरह से दिखता है आप इसे? देखिए, संभवतः बहुत चांसेस यही है कि वो भवानीपुर सीट से ही प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि वो अब ऐसी सीटें अगर वो वहाँ से छोड़ते हैं और ममता बनर्जी अगर उपचुनाव लड़ती है तो वो जीतने का भरकस प्रयास पड़ेगी, क्योंकि सामने शुभेंदु अधिकारी जैसा बड़ा चेहरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो नंदीग्राम से इस्तीफा देते हैं शुभेंदु अधिकारी, तो वो उनका गृह क्षेत्र है और उनकी मजबूत सीट है, जहाँ उन्होंने पिछली बार भी ममता बनर्जी को हराया था, तो वहाँ वो आसानी से अपने किसी समर्थक को या बीजेपी के किसी नेता को चुनाव जितवा सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी कि किसी बैकडोर एंट्री के माध्यम से ममता बनर्जी सदन में आए, क्योंकि लोकसभा के उनके रास्ते लगभग बंद हैं। अगर वो अपने किसी लोकसभा सांसद से इस्तीफा दिलाती हैं और चुनाव लड़ती है तो बीजेपी उनको लोकसभा में हराने का पूरा प्रयास करेगी और राज्यसभा में स्थितियां अनुकूल होनी, क्योंकि अगर वो किसी एक सीट से अपने किसी समर्थक का इस्तीफा कराकर चुनाव लड़ती हैं तो संख्या बल के हिसाब से वो सीट भी बीजेपी के खाते में चली जाएगी। तो ये बीजेपी भी जानती है इस चीज़ को और ममता बनर्जी भी। बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो बड़ी दिलचस्प स्थिति आने वाले समय में लगभग तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। बंगाल सरकार गठन होने जा रहा है और जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें अब तृणमूल कांग्रेस कहां खड़ी है वो तो स्पष्ट होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी आगे किसे बढ़ाती है, तमाम नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अब देखना होगा गद्दी पर कौन विराजता है।